हेलो स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे वायरस की, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे उसको हमने साइंस में इंक्लूड किया, कैसे वो माइक्रोस्कोपिक होते हुए भी बैक्टीरिया से एक अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद वायरॉइड्स की बात करेंगे और लास्ट में हम लाइकेन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हैं हम वायरसेस। तो वायरसेस को जनरली जिस टाइप से हम जानते हैं वो ये बोला जाता है कि दे आर इनर्ट इन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। ठीक है, किस बेस में हम इसको इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया बोला जाता है? इसको जनरली ये बोलते हैं कि ये अपने होस्ट के बिना, अगर इसके पास इसका होस्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, एक तरीके से इनएक्टिव। इसकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की हलचल नहीं होगी। तो इसी वजह से इसको बोला गया है कि वायरसेस शो एन इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि बिना होस्ट के ये अपनी बॉडी में ना ही तो कोई रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, ना ही कोई ऐसा लिविंग कैरेक्टर शो कर पाता है कि हमें लगे तो सही कि वायरसेस एक्चुअली कुछ कर पा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, मान लिया कि होस्ट के बाहर ये इनएक्टिव है, तो होस्ट के अंदर ऐसा क्या करता है ये? ठीक है, तो ये चीज़ आप समझना। तो सपोज करिए एक वायरस है, इसको XYZ एक फ्लू वायरसेस मान लेते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस में भी फ्लू का काफ़ी प्रकोप है। 1917 का स्पेनिश फ्लू काफ़ी फेमस है। ठीक है, उस टाइम पे ऑलमोस्ट मिलियंस पीपल मरे थे स्पेन में। ठीक है, और उस टाइम पे तो वो फिर भी एंडेमिक था, थोड़ा सा एंडेमिक था वो, बिकॉज वो स्पेन में ही उसका ज़्यादा डिजीज़ फैली थी। ठीक है, फ्लू वाली। बट स्पेनिश फ्लू फेमस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ डेथ जो थी उसमें वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो सपोज करिए एक फ्लू वायरस है, तो फ्लू वायरस जब तक अपने होस्ट के अंदर नहीं जाएगा, फ्लू वायरस क्या है आपका, एक तरह इन्फ्लुएंजा वायरस को ही फ्लू वायरस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इन्फ्लुएंजा वायरस ही आपका फ्लू वायरस होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जब तक अपने होस्ट के अंदर एंट्री नहीं मारेगा, खचाक। ठीक है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, फ्लू वायरस हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास कोई भी बॉडी नहीं है जिसके अंदर मैं अपना प्रचंड धमाल मचा सकूँ। लेकिन जैसे ही इस इन्फ्लुएंजा वायरस को एक बॉडी या कोई XYZ बॉडी में बना देता हूँ, यहाँ पे हंसना मत। ठीक है, ये एक बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर आते ही इसको एक फैक्ट्री मिल जाएगी काम करने के लिए। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला? जैसे ही वायरस किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस तो मोस्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही टारगेट करती है। वो क्या करता है, सबसे पहले बॉडी में एंट्री मारेगा और आपके लंग्स में एंट्री मार देगा। लंग्स में एंट्री मारते ही वो आपकी एल्वियोलर वॉल को या यूँ बोले ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो आपके ब्लड तक भी वो पहुंच जाता है। ठीक है, वो आपकी लेटर स्टेज होती है। लेकिन सबसे पहले ये वायरस क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में सेल ढूंढता है जिसको भी इसको इन्फेक्ट करना है। तो सपोज करिए इसने एक सेल ढूंढ ली और यहाँ पर आपके वायरस ने एंट्री दस्तक दे दी। ठीक है, ये सपोज मान लीजिए आपका वायरस है, ये आया, इसको अपनी होस्ट सेल मिल गई आपकी बॉडी में। इसने एक ऐसी सेल ढूंढी जहाँ पर कि इसने देखा कि हाँ, यहाँ पर मैं अपना प्रचंड धमाल मचा लूँगा। ठीक है, वायरस क्या करता है, अंदर आएगा। सेल के अंदर आते ही आपको पता है इसका क्या होगा, सेल के अंदर खुद का न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर हमारे बॉडी में क्या होता है, DNA। ठीक है, ये वायरस अंदर आते ही सेल के अंदर एंट्री हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके बाद साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म के बाद में न्यूक्लियस के अंदर खचा। ठीक है, सीधा। एक तो ये इतना छोटा है,
कि कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके साइज़ को, कितना छोटा साइज़ है। यहाँ से आया, न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर जाते ही यूँ समझ लो इसको ऐसा लगता है जैसे तो एक भूखे शेर को किसी हिरण के सामने खड़ा कर दिया हो, ठीक है। बस एकदम मतलब सामने खाना पड़ा हुआ है, बस हमें तो छक्के खाना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना बूफे सिस्टम, तो इसका बूफे सिस्टम रेडी है यहाँ पे, ठीक है। BBQ है इसका, बारबेक्यू यहाँ पे रेडी है। आते ही सबसे पहले देखता है कि मेरा बहुत मजाक उड़ाते हो तुम लोग कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दिखाता हूँ क्या करता हूँ। अंदर आया न्यूक्लियस के और DNA को देखते ही इसकी आंखें ऐसे फट जाती है। ये क्या करता है बेटा, इस DNA पर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल इंटैक्ट कर देता है। सपोज ये करिए इसके होस्ट का DNA है, ठीक है। मान लीजिए मेरे अंदर वायरस है तो ये मेरी सेल का DNA है। ये थोड़ा सा जो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस का, उसको लाके इसके आगे एकदम यूं बाइंड कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा वो देखना। मेरी बॉडी के अंदर मेरे जो राइबोसोम है, मेरे जो जितने भी रेप्लिकेटिंग मशीनरी है, मेरी बॉडी में भी रेप्लिकेशन हो रहा है, तो मेरी खुद की जो सेल की इनहेरेंट जो रेप्लिकेटिंग मशीनरी होगी वो मेरा तो DNA कॉपी करेगी ही करेगी, मेरा DNA तो ट्रांसक्राइब करेगी ही करेगी, ठीक है। मेरे राइबोसोम्स, मेरा जो इसका खुद का DNA होगा होस्ट का, उसके लिए प्रोटीन तो बनाएगी। लेकिन अब आगे क्या हो गया, इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल भी, वेदर और नॉट इसका RNA जेनेटिक मटेरियल है, DNA जेनेटिक मटेरियल है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या है, अपना DNA आगे बाइंड कर दिया इसने। अब जो मेरी मशीनरी है वो भूल जाती है कि हाँ यहाँ पर एक दूसरा DNA भी अटैच हो चुका है। ये मेरे के साथ साथ इसका DNA भी रेप्लिकेट करती चली जाती है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे ये वायरस यहाँ पे न्यूक्लियस में आके प्रचंड धमाल मचा रहा है, ठीक है। इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है बेटा कि इस सेल के अंदर अब वायरल पार्टिकल्स की भरमार शुरू हो जाएगी। जहाँ पर पहले एक वायरस आया था उसने अपना जीनोम इतना ज़्यादा फैला दिया है इसके न्यूक्लियस में कि अब इस सेल का खुद के ऊपर से सारे कंट्रोल वो ले चुका है, ठीक है। अब ये सेल वो काम करेगी जो कि ये वायरस इससे करवाना चाहेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो सेल है इसके अंदर इतने वायरल पार्टिकल आ जाएंगे कि ये सेल आपकी बस्ट हो जाएगी, ठीक है, जगह जगह छेद हो जाएंगे। उसके बाद वायरल पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे बाहर और बाकी नेबरिंग सेल्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ये थी कुछ कहानी कि वाई वी से कि वायरस होस्ट के अंदर ही करता है जो कुछ करता है। तो बेटा होस्ट के अंदर ये सब करता है, ठीक है। होस्ट के बाहर ये जस्ट अपनी एक इनर्ट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ये होस्ट के बाहर बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, मानो कि इसके अंदर कोई ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वंस इट इज़ इनसाइड अ होस्ट वो बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वो मैंने दिखा दिया। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इवन समटाइम्स दे आर फैटल, ठीक है, फैटल है। HIV एड्स, ठीक है, HIV वायरस है, एड्स ये कॉज करता है। तो आज तक भी इसका इलाज नहीं मिला। यू कैन टेक इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है, आप बहुत कुछ इसके लिए कर सकते हैं ताकि जो सफ़रर है जिसको एड्स हुआ है वो अपना लाइफ टाइम इंक्रीज कर सके। लेकिन यू कांट प्रिवेंट दिस, ठीक है, या फिर ऐसा बोल ले यू कांट क्योर एड्स, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर एक बार आ गया, आपको HIV इन्फेक्शन हो गया, आफ्टर दैट यू विल बी अ लाइफ लॉन्ग सफरर ऑफ एड्स, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग तो मैं क्यों ही बोलूँ, बिकॉज 5 to 10 ईयर्स बाद ऑलमोस्ट डेथ निश्चित ही है, ठीक है। डेथ विल बी देयर इन 5 to 10 ईयर्स। और भी इसको इंक्रीज़ करा सकते हैं अगर आपको मतलब इस पेशेंट को, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 to 10 ही जिएगा, और भी इंक्रीज़ हो सकती है लाइफ साइकिल। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए आपका जो पेशेंट है वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो अप कर रहा है, बहुत ही हेल्दी डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इन दैट केस कुछ ईयर्स और जी जाए, लेकिन एड्स का क्योर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो डिजीजेज आपने नाम सुने होंगे, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, अब तो फिर भी स्मॉल पॉक्स को इतना ज़्यादा नहीं भाव मिलता, लेकिन एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स एक तरीके से हैवॉक
की तरह क्रिएट हो चुका था, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग पहले स्मॉल पॉक्स से मरते थे, बट सिंस नाउ वी हैव अ वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स को इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछता, ठीक है। और भी बहुत सारे, मम्प्स ले लीजिए, फ्लू ले लीजिए, फ्लू वायरस तो बहुत कॉमन है, ठीक है। फ्लू तो ऑलमोस्ट बहुत बार हो चुका है, ठीक है। बर्ड फ्लू का भी नाम सुना होगा, ठीक है। आई फ्लू का भी नाम सुना होगा। ये सब कौन कॉज कर रहा है बेटा? ये सब आपके वायरसेस कॉज कर रहे हैं, और सभी वायरसेस का इन्फेक्ट करने का तरीका तो यही होता है, ठीक है। वायरसेस के अंदर डीएनए होगा तो डायरेक्ट अपना डीएनए जाके बाइंड कर देगा होस्ट के डीएनए से, और इसके पास आरएनए होगा तो पहले आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, ठीक है। आपको एक टर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आगे बताएंगे। अगर वायरस के अंदर जब आरएनए होता है तो पहले अपने आरएनए से डीएनए बनवाता है और फिर इस डीएनए से फर्दर अपने वायरल पार्टिकल्स बनवाएगा, ठीक है। बिकॉज हमारी जो सेल है वो डीएनए कौन से तरीके से काम करती है? डीएनए से आरएनए बनाएगी और आरएनए के बाद प्रोटीन बनाती है, ठीक है। सो ये जो आपकी टाइमलाइन है ये इसी तरीके से फॉलो होनी है, ठीक है। तो आरएनए का अगर वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए में कन्वर्ट करता है, एंड उसके बाद वो फिर फर्दर दोबारा से आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इस डीएनए को अगर मैं डीएनए ना बोलकर सी डीएनए भी बोल दूं तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, वो ज़्यादा ठीक होता है। सी डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। तो ये था वायरस के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्यों हम बोलते हैं कि वायरस नॉन लिविंग टाइप होते हैं, बिकॉज दे शो वेरी इनएक्टिव, वो बहुत ही इनएक्टिव होते हैं अगर होस्ट के बाहर वो होते हैं। तो होस्ट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं वो मैंने बताया। अब देखते हैं कि कैसे वायरसेस को हमने जाना, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, साइंटिस्ट के क्या एक्सपेरिमेंट थे कि हमें वायरसेस के बारे में पता चला। तो सबसे पहली बात कर लें कि इसके साइज़ की। साइज़ जो है इसका इवन एक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया का जो नॉर्मल साइज़ मैंने अपने कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, ऑलमोस्ट आपको 0.5 माइक्रोमीटर से लेके और 5 माइक्रोमीटर तक आपको बैक्टीरियल के सेल का साइज़ मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो वायरसेस हैं ये इवन इस बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटी हैं। तो आप समझ सकते हो कि वायरस का साइज़ ऑलमोस्ट माइक्रोन्स में भी जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट माइक्रोन्स में जा रहा है, इसके पॉइंट लेवल पे ही चला जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर चला जाए, ठीक है, 0.01 माइक्रोमीटर चला जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 1892 में, ठीक है, 1892 में जो एक साइंटिस्ट थे डीजे इवानोस्की, ठीक है, इन्होंने डिस्कस की एक डिजीज, ठीक है, एक डिजीज जो इन्होंने जिसके बारे में ये रिसर्च कर रहे थे, जिसके बारे में ये पढ़ रहे थे, वो डिजीज थी आपकी टोबैको मोज़ेक वायरस में, या टोबैको मोज़ेक डिजीज बोल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था बेटा, जो टोबैको प्लांट है, ठीक है, जो तंबाकू का प्लांट होता है, उसकी लीफ के ऊपर एक तरीके से ब्राउन पैचेस बन जा रहे थे और लीफ कर्ल होके मर जा रही थी। तो ये क्या है, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फाइनली इन्होंने 1892 में इन्होंने कुछ विजुअलाइज किया, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे, जिसके बाद इन्होंने बताया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया से भी छोटे कोई स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि फाइनली इस टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को कॉज कर रही हैं। उन्होंने कैसे बोला कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके बैक्टीरिया से भी छोटी है, बिकॉज इनके पास जो साइंटिस्ट होते हैं इनके पास बैक्टीरिया को फिल्टर करने के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इससे बैक्टीरिया पास ना हो पाए, दैट मीन्स कि ये आपका फिल्टर सही काम कर रहा है।
तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को इसके थ्रू पास कराया तो वो पास हो गए। दैट मीन्स कि इसके पोर से भी छोटा साइज आपका इस एक्सट्रैक्ट का है, इन स्ट्रक्चर्स का है। तो उन्होंने बोला कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने आपके बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज़ के हैं। ठीक है, तो डीजे इवानोस्की ने शुरुआत में अपने फर्स्ट टाइम पे 1892 में बताया कुछ कि उन्हें टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ठीक है, एंड वही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं। इतना इन्होंने बता दिया। ठीक है, आगे फिर क्या पता चला वो अब हम देखेंगे। वायरस जो नाम दिया है, वो आपका जो नाम दिया है वो दिया है पैस्चर ने। ठीक है, ये याद रखना कि वायरस जो नाम जिसने प्रिडिक्ट किया है, जिसने भी एंटिसिपेट किया था, वो था पैस्चर। पैस्चर ने आपको वायरस टर्म दी है। तो ये एक एडिशनल था फैक्ट। अब करते हैं 1898 की बात। अभी 1892 की बात की थी, अब करेंगे 1898 की बात। 1898 में बेटा क्या हुआ, MW बेजेरिनेक। ठीक है, 1892 में MW बेजेरिनेक ने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, बट वेरी लकी, ही वॉज वेरी लकी कि इनको कुछ हाथ लगा। इन्होंने क्या किया, आपके डीजे इवानोस्की ने पहले ही बता दिया था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ में एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं मुझे जो कि उसको इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं, और वो उनका साइज़ जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। आपके MW बेजेरिनेक ने वही प्लांट लिए जिसके अंदर वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हुई पड़ी थी, वहाँ से थोड़े से एरिया में से वो स्ट्रक्चर्स कुछ निकाले। कैसे निकाले, मतलब इन्होंने इस पोर्शन को ग्राइंड किया, इसमें कुछ सॉल्यूशन मिला है और एक लिक्विड टाइप एक्सट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट लिया, मतलब कि जो कि इन्होंने इस पोर्शन से लिया है जो कि उससे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ से सफ़र कर रहा था। ठीक है, जहाँ पर कि ये डिजीज़ थी, उन्होंने यहाँ से थोड़े से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट आउट किया और एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ पर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद उनको क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि आपका जो हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ है उसको भी सेम बीमारी हो गई। ये देखते ही उन्होंने साफ अपना अपनी एक थ्योरी बोल दी, उन्होंने एक थ्योरी डेवलप कर दी। उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी ये आपके जिनके बारे में भी इवानोस्की ने बात की है, दे आर इन्फेक्शियस, मतलब कि अगर उनको मैं एक हेल्दी प्लांट में डालता हूं तो हेल्दी प्लांट भी बेटा इन्फेक्ट हो जाता है। इसी के लिए उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड टर्म दी, वो टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। याद रखना बेटा, ये टर्म दी उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट के लिए जिसने कि हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ को भी इन्फेक्ट कर दिया मोज़ेक डिजीज से। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया एक डिजीज्ड प्लांट में से और एक हेल्दी प्लांट की लीफ को भी मोज़ेक फॉर्मेशन फॉर्म हो गया, मतलब कि वो भी डिजीज्ड बन गई। इसके लिए उन्होंने टर्म दी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कॉन्टेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब लिविंग एंड फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड। तो अगर आपके नीट में क्वेश्चन आता है हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए MW बेजेरिनेक। ठीक है, तो MW बेजेरिनेक का ये कंट्रीब्यूशन था। तो इसके बाद आएगी बात सीधी 1990s की। ठीक है, 1935 की, 1935 की अगर बात करते हैं तो वहां पर कंट्रीब्यूशन था
WM, ये आपका हो गया 1935, यहाँ था आपका WM स्टैनली। WM स्टैनली ने उन छोटे छोटे इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर्स को क्या कर चुका था, क्रिस्टलाइज, उनका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया था। सो इनका था ये कंट्रीब्यूशन, उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को उस एक्सट्रैक्ट में से, जिससे कि बेजेरेनी काम कर रहा था, जो उसने एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट में से वो इन्फेक्टिंग बॉडीज को, उन इन्फेक्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रही थी, उनको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज करने वाले कौन थे, WM स्टैनली। और उन्होंने ये किस ईयर में अचीव किया था, 1935 में। सो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वायरसेस से रिलेटेड, कि कैसे वायरसेस के बारे में हमें जितना भी पता है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरा है। ठीक है बेटा, क्या होता है, कोई भी चीज़ जो भी न्यू हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में होती है, उसके रिगार्डिंग एकदम से कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। कि आज अगर कोई साइंटिस्ट, मैं अकेला काम कर रहा हूँ किसी थ्योरी पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मैं कल ही कुछ दे दूंगा। ठीक है, ये पार्ट्स में होती है, समटाइम्स ये कंटेम्प्रेरी भी होती है। आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट जर्मनी में काम कर रहा है, एक साइंटिस्ट यूके में काम कर रहा है, एक कोई यूएस में काम कर रहा है, तीनों ही एकदम से किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल नाम याद दिलाऊं तो क्लीडन और श्वान का, ठीक है, क्लीडन और श्वान अगर मैं याद दिलाऊं, जिन्होंने सेल थ्योरी में अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, वो दोनों ही अलग अलग देशों से थे और दोनों ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे नहीं, सेम टाइम पे काम कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में। दोनों का गोल एक ही था, दोनों का एम एक ही था, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। ठीक है, एक जर्मनी बेस्ड बोटेनिस्ट था और एक यूके बेस्ड जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो वो इस टाइप से होती है। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंटेम्प्रेरी साइंस, या यू बोल दो कंटेम्प्रेरी रिसर्च। दो लोग एक दूसरे को जाने बिना सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं अलग अलग जगह, तो इनको बोल देते हैं कंटेम्प्रेरी फाइंडिंग। बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हुई हैं। ठीक है, तो अब वायरस के बारे में कुछ बात करते हैं। तो बेटा, वायरस अगर मैं बोलता हूं तो वायरस से आपके ध्यान में एक चीज आ जानी चाहिए कि एक बाहर एक प्रोटीन कोट होगा। ठीक है, आउटर प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट बना होता है बहुत सारे स्मॉल प्रोटीन से। ठीक है, जिनको, या फिर ये आउटर प्रोटीन कोट का नाम होता है बेटा कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं इसकी आउटर कवरिंग को, जो बाहर की कवरिंग होती है इसकी प्रोटीन कोट की, इसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड बना होता है स्मॉलर यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स एक स्मॉल यूनिट है, बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके बनाएंगे आपका कैप्सिड। ठीक है, ये कैप्सोमियर्स अरेंज हो सकते हैं किसी भी पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पॉलीहेड्रल पैटर्न में भी अरेंज हो सकते हैं, ये आपके हेलिकल पैटर्न में भी अरेंज हो सकते हैं। हेलिकल पैटर्न जो कि आपको स्पाइरल याद है ना, डीएनए जो क्या होता है, हेलिकल शेप्ड होता है। डीएनए तो खैर डबल हेलिक्स होता है, तो अगर मैं बात करूं हेलिकल की, तो कैप्सोमियर्स जो होंगे वो आपके हेलिकली अरेंज हो गए। सपोज ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ऐसे फिर ये राउंड हो गया आगे का। ठीक है, ऐसे एक राउंड पीछे, और ये इस टाइप से ये हेलिकली रन करेगा। ठीक है, तो कैप्सिड में क्या है, आपके स्मॉल कैप्सोमियर्स, और ये आपके किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में अरेंज हो सकते हैं। कैप्सिड के अंदर आपको इसका मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है इसका, वो आपका डीएनए भी हो सकता है, वो आपका आरएनए भी हो सकता है, लेकिन किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आओ अब बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल की। ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसे रब कर देता हूँ।
बेटा सब्सक्राइब करते चलें और लाइक करते चलें, बिकॉज ऐसी वीडियोस अब आपके लिए बनती रहेगी, ठीक है। फ्री एजुकेशन ही हमारा नारा है, ठीक है। हमें किसी से पैसा नहीं लेना एट द टाइम ऑफ सच हैवॉक ही बोलूँगा मैं, बिकॉज कोविड का इतना ज़्यादा सीन चल रहा है, स्कूल्स बंद है, एंड आई कैन सी द सिचुएशन इन द ग्राउंड, ठीक है। मैं ग्राउंड पे सिचुएशन देख पा रहा हूँ दैट इट इज़ टेकिंग ए ह्यूज टोल ऑन द एजुकेशन ऑफ आवर यूथ, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि वॉट एवर यू डू इट विद एन 100% एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि आप उस 100% को डिवाइड कर करके कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो बेटा 25% दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, 50% चल रहा है कि शाम को दोस्त स्कूटी लेकर आएगा तो हम वहाँ पे घूमने जाएंगे, हम पेटीज खाने जाएंगे। किसी का 25% अभी क्रिकेट से ही बाहर नहीं आया। अरे बेटा IPL YPL सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। द्रविड़ कोहली सब घर चले जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। बेटा आपको अभी सीन क्रिएट करना है, मार्केट में जाके आपको अभी दम दिखाना है, ठीक है। तो आपका जो माइंड है, ठीक है, आपका जो माइंड है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट स्वामी विवेकानंद ने यही बोला है कि द ग्रेटेस्ट एवर हैज अचीव्ड हिज ग्रेटनेस बाय हैविंग 100% फोकस ऑफ हिज माइंड ओनली ऑन वन टारगेट। अर्जुन को भी जब पूछा था गुरु द्रोण ने, तो गुरु द्रोण ने पूछा था कि अर्जुन तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, वॉट अर्जुन सेड, ठीक है। आप सभी को पता है वॉट अर्जुन सेड, आचार्य मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो बेटा जो तुम्हारा जो विजन है, जो कि तुम अपने आप को फ्यूचर में सोच सकते हो कि आई वॉन्ट टू बी देयर, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी एट दैट प्लेस, तो बेटा वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। विदाउट विजन, अगर आप विदाउट विजन काम करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। विजन हर किसी का अलग अलग होगा, ठीक है। मेरे लिए मेरी 11th 12th पास हो चुका हूँ मैं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डन माई 11th एंड 12th लॉन्ग बैक, ठीक है। तो मेरे लिए जो विजन होगा वो ये होगा कि कैसे मैं और स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकूं, कैसे मैं जितने ज़्यादा लोग हैं उनको नॉलेज दे सकूं। आपका जो विजन होगा, जो 11th 12th या ड्रॉपर बैच में है नीट के लिए, आपका विजन एक ही होना चाहिए। अगर 11th के हो कि इस बार 11th में आई हैव टू एक्सेल एट द बेस्ट, ठीक है, मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट एक्सेल करना है, ठीक है। 12th में हो तो 12th का 12th के रिजल्ट के बेस पे होना चाहिए, और नीट वाले हो तो भाई सोच लो कि तुम्हें या तो वर्धमान में निकलना है, या मौलाना आज़ाद में निकलना है, या एम्स फोड़ना है, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन गिव्स यू अ डायरेक्शन, ठीक है, विजन गिव्स यू डायरेक्शन। जिस टाइम आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर लेंगे ना बेटा, तो उस टाइम पे आप भूल जाइएगा कि कोई और आपको टक्कर दे सकता है, ठीक है। You cannot underestimate the power of a person who is giving 100% of himself or herself to a particular target or goal। वो बेटा अगर कोई एक इंसान अपना ध्यान भटका के कोई काम कर रहा है तो वो शायद 10 साल में ना कर पाए, लेकिन अगर आप वो काम अगर 1 महीना फुल्ली फोकस्ड होके कर ले, यू कुड अचीव इट इन 15 days, 1 month, ठीक है। 1 महीने में भी आप वो काम अचीव कर सकते हैं जो कोई इंसान 10 साल से कर रहा है या कर रही है, ठीक है। वो कैसे? जस्ट द पावर ऑफ योर माइंड, जस्ट द पावर ऑफ फोकस, बी ऑन द फोकस, ठीक है। लेट योर ऑल फोकस बी इन योर स्टडीज, ठीक है। सो बेटा थोड़ा सा मेरा भी लिम्बिक लोब ज़्यादा एक्टिव हो गया था आज। लिम्बिक लोब इमोशन क्रिएट करता है, फीलिंग्स, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम, आपका जो माइंड काम करता है वो कैसे करता है? कोई भी 2 ऑप्शन होंगे, कपलेट होगा एक जो कि कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स का होगा। अगर वो चीज़ मेरे को रिवॉर्ड फीलिंग कराएगी, अगर वो रिवॉर्ड देगी तो माई माइंड लाइक्स इट, अगर वो मुझे पनिशमेंट करेगी तो वो मेरा माइंड जो है उसको रिपेल करता है। तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। हाँ तो बेटा कहाँ थे हम कैप्सिड की बात कर ली थी और अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे। तो जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए भी हो सकता है, आपका वायरस के अंदर आरएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब देखना, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स इन्फेक्टिंग वायरस,
उनके अंदर, इसको पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस, इसके जो अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली आपका होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल इन्फेक्टिंग वायरसेस के अंदर आपका जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, साथ ही साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपके एनिमल की बात। तीसरी बात करेंगे हम बैक्टीरियोफाज की। फाज क्या है बेटा? बैक्टीरियोफाज इज दैट वायरस जो कि आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा क्या है आपका? वायरस। तो वायरस क्या कर रहा है यहाँ पे? बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज कौन सा वायरस है? जो कि खुद बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो आपके मोस्टली जो होंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के होंगे, ठीक है। तो ये आपके कौन से जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, ठीक है। तो ये थी आपके जेनेटिक मटेरियल की बात। तो ये आई थिंक वायरस के लिए इतना ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम कि किस टाइप के प्रोसेसेस, किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिससे कि आज हमें जितना भी पता है वायरस के बारे में वो हमारे सामने है। तो अब हम बात करेंगे वायरॉइड्स की, ठीक है। ठीक है, 1971 में काफ़ी अच्छी डिस्कवरी हुई जिसके दौरान पता चला वायरॉइड्स का, ठीक है। वायरॉइड्स क्या थे बेटा? वायरॉइड्स आर जस्ट उनके अंदर प्रोटीन कोट होता ही नहीं, जस्ट सिंपल एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। तो बिना प्रोटीन कोट के जस्ट सिंपल सा जेनेटिक मटेरियल ही अपने आप में वायरॉइड है। सिंस इसके पास प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, दे लैक एनी काइंड ऑफ प्रोटीन कोट, कैप्सिड होता ही नहीं है, इसीलिए उनको कॉल किया हमने वायरॉइड्स, ठीक है। तो वायरॉइड जस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल जेनेटिक मटेरियल, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और वो आपस में इंटरटेंगल्ड है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? वायरॉइड। एक चीज जो यहाँ पे याद करने की वो है कि वायरॉइड्स का साइज वायरसेस से भी कम होता है। तो वायरॉइड्स जो हैं दे आर इवन स्मॉलर देन योर वायरसेस, ठीक है। तो ये था आपका वायरॉइड्स। अब लास्ट में हम देख लेते हैं, अच्छा अगर वायरॉइड समझ लिया है तो आप प्रायंस भी समझ लीजिए बेटा। प्रायंस क्या होते हैं? प्रायंस विदाउट जेनेटिक मटेरियल के जस्ट प्रोटीन कोट को बोलते हैं। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल जाए, वायरसेस टाइप ही होते हैं ये भी, लेकिन इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, इनके अंदर किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। जस्ट प्रायंस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल प्रोटीन्स होंगे एंड वो आपस में कलेक्ट हो जाते हैं एंड उन्हीं को हम बोलते हैं प्रायंस। दे ऑल्सो कॉज बिग डिजीजेस, ठीक है। पार्किंसन डिजीज भी एक प्रायंस से ही होने वाली डिजीज है, ठीक है। स्लोली वो आपके ब्रेन के अंदर जो आपकी सेल्स होती है, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स है ना, तो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स अपने जो नॉर्मल, जो डेली रूटीन के जो उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो डिफेक्टिव होने लग जाते हैं। एंड उस केस में पार्किंसंस में जो सबसे कॉमन सिम्टम आता है वो थोड़ा एजिंग के बाद आता है। एज, थोड़ी सी एज होने के बाद, 50+ एज होने के बाद पार्किंसंस के अंदर जो मेमोरी लॉस है वो आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका लाइकेन। अच्छा, वो 1971 में जो वायरॉइड्स जिसने डिस्कवर किया था, ठीक है, वायरॉइड्स, वो मैंने शायद आपको नाम नहीं बताया, ही वॉज टियोडाइनर, ठीक
ठीक है। सो टीओ डायनर ने 1971 के अंदर वायरॉइड्स को डिस्कवर किया एंड टर्म दी हमें वायरॉइड्स, ठीक है। लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा डिस्कस करने वाले हैं लाइकेन्स। लाइकेन क्या है बेटा? लाइकेन आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस का? फंगस का या फंजाई का, फंजाई प्लूरल है, फंगस सिंगुलर है, और एल्गी का, ठीक है। एल्गी क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेगी, और फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अपना खाना नहीं बना सकता। तो इस केस में फंजाई जो है वो एल्गी से फूड ले लेता है और खुद एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसमें कि लाइकेन्स के अंदर फंजाई और एल्गी दोनों एक दूसरे के एसोसिएशन में है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा वो होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। ये किस किस का होता है बेटा? फंजाई का विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। माइको इज द पार्ट, किसको डिनोट कर रहा है? फंगल पार्ट को माइको डिनोट कर रहा है। राइजा पार्ट किसको डिनोट कर रहा है? रूट्स को ऑफ हायर प्लांट्स, इसका बहुत ही प्रीमियम एग्जाम्पल कौन आता है? माइकोबायोंट में। फंगस में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। तो फंजाई अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो फंजाई कौन सा पार्ट हो गया इसका? माइकोबायोंट। एल्गी जो हो गया वो कौन सा पार्ट हो गया? फाइकोबायोंट। ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेन्स एंड योर माइकोराइजा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी की, ठीक है।